हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गोले का ज्ञान जीके जी में। और आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि जीवन परिचय या फिर साहित्यिक परिचय को किस प्रकार से लिखा जाए, इसको लिखने का सही तरीका क्या है, तो इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने आपके लिए बिल्कुल एकदम उसी पैटर्न पर ये वीडियो तैयार किया है कि जिस पैटर्न पर आपको प्रश्न पूछा जाता है आपकी परीक्षाओं में। आपकी परीक्षाओं में कुछ इसी प्रकार से प्रश्न पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक, या फिर अगर साहित्यिक ना पूछकर आपसे जीवन परिचय पूछ लेता है। देखिए, साहित्यिक परिचय थोड़ा सा अलग हो जाता है, उन्होंने साहित्य के क्षेत्र में क्या क्या कार्य किया है उस पर हमें लिखना पड़ता है जब साहित्यिक परिचय पूछा जाए। और यदि जीवन परिचय पूछता है तो जीवन परिचय में उनका मृत्यु, उनका जन्म, उनका स्थान, निवास स्थान, उनके माता का नाम, पिता का नाम, साथ ही साथ जीवन परिचय में आप साहित्यिक जो उनकी उपलब्धियां होती हैं, साहित्यिक जो कार्य होते हैं, उनको भी आप समावेश कर देते हैं। तो यहाँ पर आपसे प्रश्न इस प्रकार में पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक या फिर जीवन परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। तो प्रमुख रचनाएं भी पूछ लेता है। तो यहाँ पर विकल्प में आपको 3 दिए हैं, 3 में से कोई एक करना होगा। जैसे कि यहाँ पर दिया है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, हरिशंकर परसाई जी का भी दिया है और जयशंकर प्रसाद। इन तीनों में से कोई एक आपको करना है। तो जब आप यहाँ पर मान लीजिए आपने एग्जाम्पल के तौर पर हम देख लेते हैं कि आप जयशंकर प्रसाद जी का करने वाले हैं। तो किस प्रकार से जयशंकर प्रसाद जी का आप जीवन परिचय अपनी परीक्षाओं में लिखेंगे, बिल्कुल उसी पैटर्न पर जैसे कि आपको परीक्षा दे रहे हैं आप, जैसे कि आपको परीक्षा देनी है तो वहाँ पर आप किस आधार पर किस हिसाब से लिखते हैं, उसके लिए मैंने आपको ये वीडियो तैयार किया है। तो बिल्कुल वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। मान लीजिए ये आपका है प्रश्न नंबर 4। यहां पर प्रश्न नहीं लिखा है। मान लीजिए प्रश्न नंबर 4 में आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक या जीवन परिचय देती हुई उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। और आप जयशंकर प्रसाद जी का करने वाले हैं। तो पेपर में जब आप अपनी कॉपी में लिखेंगे तो आपको पूरा प्रश्न उतारने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ इस प्रकार से लिखेंगे। आप लिखेंगे बिल्कुल, देखिए जो कॉपी आपकी पेज होता है कॉपी का, उसके आप दोनों तरफ बॉर्डर लाइन बना लेते हैं। ऐसा भी नहीं करना है कि आपको बॉर्डर लाइन बहुत ज़्यादा छोटा कर लेना है कि आपको लिखने के लिए स्पेस ना बचे। कुछ लोग ऐसा भी करते हैं कि उन्होंने एक लाइन यहाँ खींची और एक लाइन यहाँ खींची, बिल्कुल बीच में लिख रहे हैं। तो ऐसे में एग्जामिनर भी परेशान हो जाता है, उसको भी आपका ये तरीका पसंद नहीं आएगा। इसलिए बॉर्डर लाइन आपको सिर्फ दोनों किनारों से, देखिए जैसे आप यहां पर देख सकते हैं, दोनों ही किनारों पर बिल्कुल देखिए इतना सा गैप छोड़कर एक बॉर्डर लाइन मैंने यहां खींची है, एक बॉर्डर लाइन मैंने यहां खींची है। तो पेपर में सॉल्व करते समय आपका सबसे पहले यही तरीका सही होता है कि आप यहां पर बॉर्डर लाइन खींच लीजिए, क्योंकि कई बार हम कॉपी बांध लेते हैं। जैसे आपने ए कॉपी ली और बी कॉपी ली तो कई बार आपकी वो जगह फोल्ड हो जाती है, इसलिए आपको थोड़ा सा स्पेस देकर ही बॉर्डर लाइन खींचनी है। तो आपने ये देखिए दोनों ही तरफ मान लीजिए बॉर्डर लाइन खींच ली। अब आप जब आंसर करेंगे तो आपने यहां पर लिखा प्रश्न नंबर, क्योंकि आपका 4 था और आपने प्रश्न नंबर 4 लिखा, उसके बाद तुरंत डाल दिया उत्तर। और अब आप जिसका आप यहां पर आप जीवन परिचय जिनका भी आप लिखने वाले हैं उनका आप नाम डालेंगे। जैसे कि यहां पर जयशंकर प्रसाद जी का आपको जीवन परिचय लिखना है, तो आपने बिल्कुल बीचों बीच, आपने देखिए यहां तीसरा नंबर था जयशंकर प्रसाद जी का, यहाँ पर मैंने आपको बिल्कुल वैसे ही लिखकर तीसरा नंबर, तीसरा पॉइंट डालकर आप लिख देंगे कि जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय। अब हम शुरुआत करते हैं कि आपको लिखते समय क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है। देखिए जीवन परिचय लिखते समय आपको ध्यान रखना है सबसे पहले उनका जन्म कब हुआ था और कहाँ हुआ था। ये सबसे पहली चीज़ आपको जीवन परिचय लिखते हुए ध्यान रखनी है कि जिस भी लेखक का आप जीवन परिचय लिख रहे हैं उनका जन्म कहाँ हुआ था और कब हुआ था, दोनों ही चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। जन्म में यदि आपको पूरी एग्जैक्ट तिथि पता है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर जयशंकर प्रसाद जी का जन्म 30 जनवरी 1889 ईस्वी में हुआ था। यदि आपको एग्जैक्ट पता है कि 30 जनवरी 1889 में हुआ था तो बहुत अच्छी बात है, सोने पे सुहागा है। लेकिन यदि आपको नहीं पता है कि इनका जन्म 30 जनवरी में हुआ था, आपको सन पता है, तो आप सन सन भी केवल आप लिख सकते हैं कि 1889 ईस्वी में हुआ था। 30 जनवरी नहीं पता है, कोई बात नहीं, चल जाएगा। लेकिन अगर पता है तो सोने पे सुहागा, मैं ये बार बार बोल रहा हूं, ठीक है। तो जन्म लिखेंगे, जन्म स्थान कहां पर था,
कहाँ पर जन्म हुआ था ये भी लिखेंगे। इसके बाद आप उनके, अगर आपको माता का नाम, पिता का नाम, जिनका भी नाम आपको पता है तो उनका नाम लिख दीजिए, क्योंकि माता पिता का नाम जरूरी होता है। इसके अलावा उन्होंने कहाँ से शिक्षा प्राप्त की, किन किन भाषाओं का उनको ज्ञान था, ये आप लिख सकते हैं। फिर उसके बाद हम आगे चर्चा करेंगे कि क्या क्या चीज़ें आपको शामिल करनी है। फिलहाल जन्म और जन्म स्थान, माता पिता का नाम, स्कूली शिक्षा, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हो जाती हैं। चलिए अब देखते हैं जयशंकर प्रसाद जी का अगर जीवन परिचय लिख रहे हैं या किसी भी लेखक का जीवन परिचय लिख रहे हैं तो किस आधार पर, किस क्रम में हम लिखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर मैंने आपके लिए लिखा हुआ है कि महाकवि जयशंकर प्रसाद जी को महाकवि बोला जाता है। कुछ वर्ड होते हैं जो आप यूज कर सकते हैं, उससे आपका लिखने का जो तरीका है वो आप जो कॉपी चेक कर रहे हैं, एग्जामिनर है, उनको बहुत पसंद आएगा। तो देखिए, यहाँ पर मैं जयशंकर प्रसाद भी लिख सकता था, लेकिन यहाँ पर छोटा सा वर्ड यहाँ पर बहुत बड़ा काम कर रहा है। महाकवि जयशंकर प्रसाद जी का जन्म 30 जनवरी 1889 ईस्वी में काशी, अब क्योंकि काशी को बनारस के नाम से जाना जाता है, हाल में इसको वाराणसी बोला जाता है, वर्तमान में बनारस या वाराणसी, तो इसलिए मैंने कोष्टक में वाराणसी भी लिख दिया। तो काशी वाराणसी में हुआ था। इनके पिताजी का नाम देवी प्रसाद साहू था, तो पिताजी का नाम भी हमने शामिल कर दिया, जन्म शामिल कर दिया, कब हुआ, कहां पर हुआ और पिताजी का नाम। इसके बाद हमको यहां पर जो उनके साथ कुछ घटनाएं अगर उनके जीवन की प्रसिद्ध रही हैं तो उनको भी हम शामिल कर सकते हैं, जैसे कि इनके माता पिता एवं बड़े भाई की मृत्यु इनके बचपन में ही हो गई थी। तो थोड़ी सी अपनी भाषा को सरल भी रखें, ठीक है। तो यहाँ पर अल्पायु भी लिख सकते हैं, अगर आप बचपन की जगह अल्पायु लिखना चाहें तो अल्पायु भी लिख सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा आप अपनी भाषा को, अपनी लैंग्वेज को लिखने के तरीके को सरल रखेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो यहाँ पर बचपन में ही इनके माता पिता और भाई की मृत्यु हो गई थी और इस कारण से प्रसाद जी को व्यवसाय एवं परिवार के समस्त उत्तरदायित्वों को उठाना पड़ा। तो नॉर्मल सी बात है कि जब उनके माता पिता और बड़े भाई की मृत्यु उनके बचपन में हो गई तो जितनी भी जिम्मेदारियां हैं व्यवसाय से संबंधित और परिवार से संबंधित, जितनी भी जिम्मेदारियां हैं, उत्तरदायित्व हैं, वो इनको उठाने पड़े। तो ये आप एक कहानी के तौर पर आप उसको सीख सकते हैं और बिल्कुल सरल भाषा में लिख सकते हैं। आगे है, यहां पर इनको किस किस भाषा का ज्ञान था। अब चूंकि इनके माता पिता और बड़े भाई की मृत्यु जल्दी हो गई थी, अल्पायु में हो गई थी, तो ज़्यादा इन्होंने शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाई और फिर इन्होंने, देखिए, घर पर रहकर ही हिंदी, अंग्रेजी, बांग्ला, उर्दू, फारसी और संस्कृत भाषाओं का गहन अध्ययन किया। तो देखिए, अगर आपको सभी भाषाएं याद नहीं रहती हैं तो आप हिंदी, अंग्रेजी तो याद में रखकर चल सकते हैं, आपको भूलेगी नहीं, हिंदी नहीं भूलेगी, अंग्रेजी नहीं भूलेगी, संस्कृत नहीं भूलेगी, उर्दू नहीं भूलेगी। अब यहाँ पर थोड़ी सी अलग भाषा है बांग्ला और फारसी, यदि याद रहता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं रहता है तो आपका फ्लो नहीं बिगड़ेगा। आप हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू और संस्कृत भाषाओं का इन्होंने घर पर रहकर ही गहन अध्ययन किया, ये आप लिख सकते हैं। आप थोड़ा सा अपने हिसाब से चेंजेस कर सकते हैं, आपको बिल्कुल रट्टू तोता नहीं बनना है, किताब की भाषा नहीं लिखनी है, आपको अपनी भाषा लिखनी है, आपको सिर्फ उनके जीवन के बारे में पता होना चाहिए। और देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि जो भाषाओं से संबंधित चीज़ें होती हैं ये आप हर लेखक के लिए प्रयोग कर सकते हैं। जो हिंदी का लेखक है उसको हिंदी की भाषाओं का भी ज्ञान होगा, उसको कहीं ना कहीं संस्कृत भाषा का भी ज्ञान होगा, थोड़ा बहुत उर्दू भाषा का भी ज्ञान होगा, तो आप अपने हिसाब से चेंजेस कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर जयशंकर प्रसाद की जगह हम भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का अगर यहाँ पर जीवन परिचय या साहित्यिक परिचय लिख रहे होते तो वहाँ पर भी आप ये चीज़ आप अपनी लाइन में ये शामिल कर सकते थे, 2 लाइन आपकी बढ़ सकती थी लिखने में और इफेक्टिव भी लगती हैं ये चीज़ें कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत भाषाओं का बहुत ही अच्छा ज्ञान था, बहुत ही गहन अध्ययन किया था। तो ये आप कुछ ऐसी लाइनें होती हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आप लगभग हर एक लेखक के जीवन परिचय में शामिल कर सकते हैं। उत्तरदायित्वों को उठाना, बहुत ही अच्छा इनका स्वभाव था, मृदु स्वभाव वाले थे। तो ये कुछ लाइनें होती हैं जो आप हर एक लेखक के जीवन परिचय में प्रयोग कर सकते हैं। इससे आपके लेखन का जो तरीका होगा वो एग्जामिनर को तुरंत अट्रैक्ट करेगा। चलिए आगे अगर हम बात करें तो और क्या चीज़ें हम यहाँ पर शामिल करेंगे जीवन परिचय को लिखते समय। तो देखिए, इन्होंने बनारस के क्वींस कॉलेज से शिक्षा प्राप्त की। अब इन्होंने शिक्षा कहाँ से प्राप्त की, यदि आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, जरूर लिख दीजिए, नहीं पता कोई बात नहीं, तो आप यही मैंने अभी बताया कि आप लिख सकते हैं कि इनको इन भाषाओं का बहुत अच्छा ज्ञान था, तो ये आप शामिल कर सकते हैं। इसके बाद देखिए, आप कोई भी लेखक के बारे में लिख रहे हो, कुछ जानकारी
जब प्रश्न में पूछा जाए तो तीनों विकल्पों में से आप उस ही लेखक का जीवन परिचय या साहित्यिक परिचय लिखिए जिसके बारे में आपको लगभग जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो जरूर पता हो। तो देखिए यहाँ पर जयशंकर प्रसाद जी से जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है वो ये हो जाती है कि ये छायावादी युग के प्रवर्तक कवि थे। क्लियर है, छायावादी युग के प्रवर्तक कवि थे, सभी लोग जानते हैं। और इसके अलावा इनके द्वारा लिखी गई कामायनी नामक रचना के लिए इन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। देखिए है इनका ये जीवन परिचय ही, सब जीवन से घटित घटनाएं हैं उनके साथ जो घटित हुई हैं, तो वो सभी हम शामिल कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो 2 लाइनें हैं और जो भाषा से संबंधित लाइनें हैं ये आप साहित्यिक परिचय में भी शामिल कर सकते हैं। अभी जब मैं आगे बताऊंगा आपको, जब साहित्यिक परिचय के बारे में हम चर्चा करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे साहित्यिक परिचय में भी ये सभी चीजें आप शामिल कर सकते हैं। तो देखिए ये छायावादी युग के प्रवर्तक कवि थे और इन्हें कामायनी नामक रचना के लिए मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और ये हिंदी साहित्य के एक प्रमुख कवि, नाटककार, कहानीकार, उपन्यासकार और निबंध लेखक थे। तो ये चीज भी आप साहित्यिक परिचय में भी शामिल कर सकते हैं। और ये छायावादी युग के 4 स्तंभों में से एक हैं। छायावादी युग के युग प्रवर्तक कवि भी हैं और छायावादी युग के 4 स्तंभ हमेशा मैंने आपको बताया कि प्रसाद, पंत, निराला और वर्मा में से जो हमारे प्रसाद हैं वो जयशंकर प्रसाद जी हैं। तो ये छायावादी युग के 4 स्तंभों में से एक हैं। तो ये भी आप जब इस प्रकार की लाइनें, इस प्रकार की चीजें अपने जीवन परिचय में शामिल करेंगे तो चेक करते समय जो आपके एग्जामिनर होंगे उनका दिल प्रसन्न हो जाएगा, इतना ज़्यादा खुश हो जाएंगे कि उनको लगेगा कि हाँ बच्चे ने पढ़ाई की है, बच्चे को ज्ञान है जयशंकर प्रसाद जी के जीवन परिचय का, साहित्यिक परिचय का। तो देखिए आगे हम क्या चीज़ें शामिल करेंगे कि ये अपने जीवन की विषम परिस्थितियों को बड़े ही साहस के साथ झेलते रहे। तो उनके साथ जो परिस्थितियां थी वो अच्छी नहीं थी क्योंकि माता पिता और बड़े भाई का देहांत बचपन में ही हो गया था। तो परिस्थितियां जैसे भी रहीं इन्होंने बड़े साहस के साथ उनका सामना किया और यह युग प्रवर्तक साहित्यकार हिंदी साहित्य के क्षेत्र में अभूतपूर्व योगदान देकर 15 नवंबर 1937 ईस्वी को काशी में स्वर्गवासी हो गया। तो देखिए मृत्यु से संबंधित कुछ चीज़ें अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है। जैसे अगर मृत्यु की एग्जैक्ट डेट पता है तो लिख दीजिए, बढ़िया अच्छी बात है। यदि आपको स्थान पता है तो लिख दीजिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन सन पता होना बहुत ज़रूरी है, कंपलसरी है। वो ये है कि आपको सन पता हो। अगर ये चीज़ें आप लिख देते हैं, जैसे कि इनका जो मृत्यु है वो 15 नवंबर 1937 में जो 15 नवंबर तिथि है वो यदि आप लिख देते हैं बहुत अच्छी बात है, स्थान लिख देते हैं बहुत अच्छी बात है। लेकिन यदि आपको नहीं पता है, नहीं लिख पाते हैं, कोई बात नहीं, परेशान होने की जरूरत नहीं है। बट मैंने क्या कहा कि आप ऐसे ही लेखक का चयन करें अपने पेपर में सॉल्व करते समय जिसके बारे में आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हो और सही जानकारी हो। गलत नहीं लिखना है, ऐसा नहीं करना है कि आपने सोचा कि मैं अपनी जो लेखन है उसको इफेक्टिव बनाने के लिए अगर मुझे नहीं पता है 15 नवंबर मैं 5 जुलाई लिख देता हूँ, मैं 20 अगस्त लिख देता हूँ या मैं 4 अप्रैल लिख देता हूँ। ये नहीं करना है। अगर पता है, एग्जैक्ट पता है तभी लिखना है, नहीं तो सिर्फ आप केवल सन लिख दीजिए। आपको स्थान नहीं पता कोई बात नहीं, आपको एग्जैक्ट डेट नहीं पता कोई बात नहीं, आप सन लिख दीजिए। तो चलिए आगे हम बात कर लेते हैं साहित्यिक परिचय के बारे में। तो जब साहित्यिक सौंदर्य लिखते हैं तो प्रमुख बातें ये होती हैं कि हमको उनके साहित्य में क्या योगदान रहे हैं, क्या विशेषताएं रही हैं, उनको शामिल करना होता है। उन्होंने रचना करते समय किन किन बातों पर ध्यान दिया, किन किन चीज़ों को उन्होंने शामिल किया, वो सब बातें हम लेकर चलते हैं। तो यहाँ पर जयशंकर प्रसाद जी के काव्य में प्रेम और सौंदर्य प्रमुख विषय रहा है। तो यहाँ पर उनकी ये साहित्यिक विशेषता थी कि उन्होंने अपने काव्य में प्रेम और सौंदर्य को विशेष रूप से स्थान दिया है। और साथ ही साथ उनका जो दृष्टिकोण था वह मानवतावादी था। तो यानी मानवतावादी दृष्टिकोण के साथ इन्होंने रचनाएं की हैं। तो ये भी प्रमुख बातें हैं जिनको हम अपने साहित्यिक परिचय में शामिल करके चलेंगे। और इसके अलावा जो प्रसाद जी थे वो प्रतिभा संपन्न व्यक्ति थे। तो देखिए इस प्रकार की जो लाइनें हैं वो किसी भी लेखक का जीवन परिचय या साहित्यिक परिचय लिखते हुए आप
प्रयोग में ला सकते हैं। सभी प्रतिभा संपन्न होते हैं तभी वो रचनाएं कर रहे हैं, कविताएं लिख रहे हैं, नाटक लिख रहे हैं, उपन्यास लिख रहे हैं। तो जब तक प्रतिभा नहीं होगी तो कैसे कोई रचना कर देगा। तो यहाँ पर ये जो लाइन है प्रतिभा संपन्न व्यक्ति की, ये आप किसी भी लेखक में आप डाल सकते हैं, किसी भी लेखक के जीवन परिचय या साहित्यिक परिचय में, और इससे थोड़ा सा आपका जो लेखन है वो इफेक्टिव लगने लगता है। आगे इनके बारे में जो इम्पोर्टेंट जानकारियां हैं उनको शामिल करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। जैसे कि ये नागरी प्रचारणी सभा के उपाध्यक्ष भी थे। तो देखिए नागरी प्रचारणी सभा के बारे में मैंने यहाँ पर ब्लैक पेन से डॉट किया है, अगर आप लोग ध्यान से देख पाएं तो यहाँ पर ब्लैक पेन से डॉट किया है क्योंकि इम्पॉर्टेंट चीज है कि यहाँ पर नागरी प्रचारणी सभा एक इम्पॉर्टेंट संस्था है। तो उसकी क्योंकि ये उपाध्यक्ष रहे थे तो थोड़ा बहुत कुछ चीज़ें, सब कुछ नहीं, ऐसा नहीं कि पूरा फिर आपका पेज ही काला हो जाए। जो इम्पॉर्टेंट जानकारी उनको आप ब्लैक पेन से डॉट करते हैं। ऐसे ही मैंने यहाँ पर देखिए जीवन परिचय में अगर आप लोगों ने ध्यान दिया हो, जैसे कि इनका जो मृत्यु की यहाँ पर बात थी तो यहाँ पर मैंने देखिए ध्यान दीजिए मृत्यु को भी यहाँ पर ब्लैक पेन से डॉट कर दिया था। ऐसे ही काशी जो उनका मृत्यु का स्थान था उसको भी डॉट कर दिया था ब्लैक पेन से। मतलब जब लिखते समय आप अगर ब्लू पेन जैसे यूज कर रहे हैं तो जो इम्पॉर्टेंट जानकारियां हैं उनको आप ब्लैक पेन से डॉट कर दीजिए, इफेक्टिव लगती हैं। ऐसे ही यहाँ पर जन्म, इनका जब जन्म हुआ था तो जन्म की तिथि को भी ब्लैक पेन से दर्शाया है, जन्म के स्थान को भी ब्लैक पेन से दर्शाया है। तो ये बातें आप ध्यान में रखकर चलिएगा, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। ऐसा मैंने क्या बताया कि आपको पूरा पेज भी काला नहीं करना है कि आप पूरे पेज में ही ब्लैक पेन चला दें, क्योंकि इंपॉर्टेंट तो फिर सब हो जाता है। बट जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जैसे कि इनकी मृत्यु की तिथि, जन्म की तिथि, मृत्यु का स्थान, जन्म का स्थान, और भी जब साहित्यिक परिचय लिख रहे हैं तो यहाँ पर काशी नागरी प्रचारणी सभा का नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये नागरी प्रचारणी सभा के उपाध्यक्ष भी थे, इसको मैंने ब्लैक पेन से डॉट कर दिया। आगे ये हिंदी में युग प्रवर्तक कवि माने जाते हैं। बिल्कुल, जयशंकर प्रसाद जी के बारे में ये प्रमुख विशेषता है कि अपने युग, किस युग के थे? छायावादी युग के थे, और उसके 4 स्तंभों में से एक थे। तो ये युग प्रवर्तक कवि कहलाए हैं। तो इस प्रकार की लैंग्वेज का आप अपनी जो लेखन है उसमें प्रयोग कर सकते हैं। तो ये युग प्रवर्तक कवि माने जाते हैं और ये छायावादी युग के प्रवर्तक कवि हैं और 4 स्तंभों में से एक हैं। तो ये बातें आप शामिल करके रखिए। देखिए जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय में कुछ बातें आपको रिपीटेड मिलेंगी, क्योंकि आपको पेपर में या तो जीवन परिचय लिखने को मिलना है या फिर साहित्यिक परिचय, दोनों नहीं मिलना है। तो यहाँ पर जब मैंने जीवन परिचय यहाँ पर नोट डाउन किया आप लोगों के लिए, तो वहाँ पर भी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपके साहित्यिक परिचय में शामिल हो सकती थी वो आप जीवन परिचय में भी शामिल करके रख सकते हैं। देखिए जैसे यहाँ पर छायावादी युग के प्रवर्तक कवि, यहाँ पर भी मैंने प्रयोग किया है और साहित्यिक परिचय में भी प्रयोग किया है, क्योंकि आपको लिखने के लिए एक ही चीज आएगी, या तो जीवन परिचय या फिर साहित्यिक परिचय। तो आप इन लाइनों को अपने जीवन परिचय में भी प्रयोग कर सकते हैं लेखक के, और साहित्यिक परिचय में भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि ये वाली लाइन है कि इनके द्वारा लिखी गई कामायनी नामक रचना के लिए इन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ये आप इनके साहित्यिक परिचय में भी प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि ये इनके साहित्यिक योगदान से, साहित्यिक विशेषताओं से संबंधित चीजें हैं, तो इनको आप वहां पर भी प्रयोग कर सकते हैं। आगे देखिए किस प्रकार से जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय को काफी हद तक एक जैसा सिमिलर बना दिया है। बस थोड़ा सा डिफरेंशिएशन ये होता है कि आपको यहाँ पर इनके साहित्यिक योगदान को ज्यादा महत्व देना है। तो देखिए इनके द्वारा लिखी गई कामायनी रचना, अभी मैंने बताया कि ये चीज मैंने जीवन परिचय में भी शामिल की और साहित्यिक परिचय में, क्योंकि आपको पेपर में कोई एक ही करना पड़ेगा। तो कामायनी रचना के लिए इनको मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो इस चीज को आप साथ में ले सकते हैं साहित्यिक योगदान के लिए, क्योंकि ये इनका साहित्य में दिया गया योगदान था और वहां से प्राप्ति की गई इनकी उपलब्धि थी। तो इस चीज को आप जीवन परिचय में भी शामिल करके रखें और साहित्यिक परिचय में भी। आगे अगर बात करें तो ये हिंदी साहित्य के एक प्रमुख कवि, नाटककार, कहानीकार, उपन्यासकार और निबंध लेखक थे। ये भी इनका साहित्यिक योगदान है, तो इसको भी आप शामिल करके चल सकते हैं जीवन परिचय में भी और साहित्यिक परिचय में भी। आगे इन्होंने प्रकृति के चित्रण, ये इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे आपका जो धारा प्रवाह, लैंग्वेज, लिखने का तरीका है वो काफी इफेक्टिव हो जाता है। तो ये इन्होंने प्रकृति के चित्रण एवं नारी की महत्ता पर
बल दिया है। ये चीज़ें आपको कुछ चीज़ें जरूरी हैं जानकारी होना। कुछ बातें तो आप अपने हिसाब से समझ के लिख सकते हैं और एक लेखक के अलावा दूसरे लेखक में भी जैसे शामिल कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर प्रसाद जी प्रतिभा संपन्न व्यक्ति थे और ये लेखक कहानीकार उपन्यासकार जिस प्रकार की रचना उन्होंने की है उस प्रकार का इनको बना सकते हैं। जैसे अगर इन्होंने कहानियाँ लिखी हैं तो कहानीकार, उपन्यास लिखे हैं तो उपन्यासकार, नाटक लिखे हैं तो नाटककार, निबंध लिखे हैं तो निबंधकार, इस प्रकार से कविताएं लिखी हैं तो कवि। तो इस प्रकार से आप खुद से अपनी समझ के हिसाब से लिख सकते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें जो इंपॉर्टेंट होती हैं, जैसे कि इन्होंने प्रकृति के चित्रण एवं नारी की महत्ता पर बल दिया। तो प्रकृति का चित्रण और नारी की महत्ता, जरूरी नहीं है कि हर एक लेखक इन चीज़ों पर बल दे, बट यहाँ पर क्योंकि जयशंकर प्रसाद जी ने बल दिया है, ऐसे ही सुमित्रा नंदन पंत जी ने भी काफ़ी प्रकृति के चित्रण और नारी की महत्ता पर बल दिया। तो एक साथ आप सिमिलर करके भी लेखकों को याद रखें। तो ये कुछ इफेक्टिव लाइनें होती हैं, कुछ इफेक्टिव पंक्तियाँ होती हैं, जिससे जो आपका कॉपी चेक करने वाले एग्जामिनर होते हैं वो ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं और उनको ये चीज़ें बहुत पसंद आती हैं। तो इन बातों को ध्यान रख सकते हैं। आगे साहित्यिक योगदान से संबंधित एक और अन्य लाइन की ये है कि प्रसाद जी ने अपने जीवन काल में लगभग 67 साहित्यिक रचनाएं की थी। तो लगभग 67 साहित्यिक रचनाएं इनके साहित्य में दिया गया बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। छायावादी युग के ये कवि रहे हैं, नाटककार, उपन्यासकार, निबंधकार रहे हैं। तो ये इनके लिए इंपॉर्टेंट चीज़ें हो जाती हैं जो हम साहित्यिक परिचय में शामिल कर सकते हैं। अब आपको मान लीजिए कोई और लेखक आप लिख रहे हैं, मान लीजिए पंत जी का लिख रहे हैं या महादेवी वर्मा जी का लिख रहे हैं, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओ जी का लिख रहे हैं, आपको नहीं पता है इन्होंने कितनी रचना की। जरूरी नहीं है कि आप ये चीज़ शामिल करें। यदि पता है बहुत अच्छी बात है। मैंने बार बार बोला है कि जितनी अच्छी जानकारी पता है उतना अच्छा है कि ये सोने पे सुहागा है आपके लेखन में। यदि नहीं पता है उसको आप अपने हिसाब से कंबाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि अगर आपको नहीं पता होता तो आप यहाँ पर लिख सकते थे कि प्रसाद जी ने अपने जीवन काल में अनेकों साहित्यिक रचनाएं की थी। जरूरी नहीं है आप बिल्कुल एग्जैक्ट आपको पता है तो वही लिखिए। आगे हम बात करते हैं, ये हो गया लेखक का जीवन परिचय भी हो गया और साहित्यिक परिचय लिखने का भी तरीका हो गया। आपको ज़्यादा लेंदी नहीं बनाना है। देखिए एक इफेक्टिव है, एक प्रकार से देखा जाए तो मैंने पर्याप्त लिखा हुआ है। इसमें आप जब अगर आपका केवल साहित्यिक परिचय आ रहा है तो कुछ लेखन की चीज़ें शामिल कर सकते हैं कि अगर आपको उनकी शिक्षा का बताना है, थोड़ा बहुत उनका आप जन्म स्थान भी बताना चाहें तो एक दो लाइन बढ़ाने से कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐसा मत करिएगा कि फिर उनके जीवन परिचय में आप मतलब साहित्यिक परिचय डाल दें और साहित्यिक परिचय लिखते समय आप उनमें 70 से 80% केवल उनका जीवन परिचय प्रोवाइड करा दें। तो ऐसा मत करिएगा। साहित्यिक परिचय लिखते समय साहित्यिक परिचय ही हमें रखना है और जीवन परिचय लिखते समय जीवन परिचय से संबंधित 80% चीज़ें कम से कम आप जीवन परिचय से संबंधित ही उसमें डालें। तो आपका जो एग्जामिनर कॉपी चेक करने वाले टीचर होंगे वो समझते हैं कि हाँ आपने ऐसे ही रट्टू तोता बनकर आंसर नहीं किया है या आपने सिर्फ पेज भरने के लिए आंसर नहीं किया है, आपने उसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें प्रोवाइड कराई हैं अपने आंसर में। चलिए अब बात कर लेते हैं इनकी रचनाएं। देखिए सबसे पहली बात, यदि आपको लेखक की रचनाएं आपको कैटेगरी वाइज नहीं पता, कैटेगरी मतलब उनका किस विधा में है, अगर आपको नहीं पता है तो आप सीधे सीधे लिख सकते हैं। मान लीजिए इस प्रकार से लिख देंगे आप, एक यहाँ पर मैंने बीच में कॉलम रखा है। मैंने आपको हर बार बताया कि जब आप पेपर में आंसर करेंगे तो अपनी जो हेडिंग है उसको पेज के बीचों बीच दोनों तरफ बॉर्डर बनाकर, देखिए ये बॉर्डर दिख रहा होगा आपको, पेज से थोड़ा सा स्पेस देकर दोनों तरफ बॉर्डर खींच लिया है और बिल्कुल बीच में मिडिल में हमने अपनी जो हेडिंग है वो डाली है कि जयशंकर प्रसाद जी की रचनाएं, इस प्रकार से हेडिंग डाल दी है। यदि आपको उनकी रचनाएं जो है विधाओं में बांटकर नहीं पता है तो आप सीधे भी लिख सकते हैं कि उनकी रचनाएं ये हैं, आप सीधे नाम लिख दीजिए और लास्ट में आदि लगा दीजिए। लेकिन यदि आप लोगों को उनकी विधाएं पता है तो क्या कहता हूं मैं, जितनी ज्यादा नॉलेज पता है उतना सोने पे सुहागा है, आपके लिए फायदेमंद है नंबर पाने के लिए। देखिए यहाँ पर इनकी अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर काव्य कृतियों में अगर डिवाइड करें, और सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात, रचनाएं लिखते समय 15 से 20, बस ज़्यादा से ज़्यादा 15 या 20 रचनाएं ही आपको, 20 रचनाएं आपके लिए पर्याप्त हैं। आपको अगर लेखक की 20 रचनाएं पता हैं बहुत अच्छी बात है। ऐसा भी नहीं करना है कि फिर आप इतना ज़्यादा लिखते जा रहे हैं कि जो पढ़ रहे हैं उनको पसंद ना आए। तो इसलिए जो इम्पॉर्टेंट है और 15 से 20 रचनाएं पर्याप्त हैं आपके जीवन परिचय में रचनाएं लिखने के लिए या साहित्यिक परिचय में साथ में रचनाएं लिखने के लिए, क्योंकि लिखा रहता है कि इनकी रचनाएं भी लिखिए, तो रचनाएं लिखना भी जरूरी है। उनसे भी कुछ नंबर आपको 1 से 2 नंबर रचनाओं से मिलता है, बाकी शेष नंबर आपको जीवन परिचय या साहित्यिक परिचय से मिलता है।
तो काव्य कृतियां कौन कौन सी हैं? चित्राधार बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रेम पथिक बहुत इंपॉर्टेंट है, कानन कुसुम बहुत इंपॉर्टेंट है, झरना, आंसू, लहर, कामायनी बहुत इंपॉर्टेंट है। और कामायनी के बारे में हमने अभी चर्चा की है कि इनको मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार भी मिला है। तो देखिए इंपॉर्टेंट रचनाएं ही इनकी हमने यहाँ पर शामिल की हैं काव्य कृतियों के लिए। ऐसा नहीं कि हमने बहुत ज़्यादा एकदम इतना ज़्यादा हमने भर दिया है रचनाओं में कि इम्पॉर्टेंट जो नहीं भी रही हैं, जिनके नाम शायद कभी ना सुने हो, वो भी हम भरते जा रहे हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि एग्जामिनर को अगर कुछ इनकी ऐसी कम जो प्रसिद्ध रचनाएं हैं उनके नाम अगर उन्होंने नहीं सुने हैं तो कई बार ऐसा भी लगने लगता है कि लड़के ने या लड़की ने जिन्होंने लिखा है आंसर उन्होंने उल्टा सीधा कहीं का कहीं भी छाप दिया। तो ऐसा नहीं करना है, इसलिए इंपॉर्टेंट लिखिए जिसकी जानकारी हर किसी को होती है। नाटक लिखना है तो नाटक देखिए चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, जन्मेजय का नागयज्ञ, राजश्री, आजाद शत्रु, प्रायश्चित। इंपॉर्टेंट नाटक यहाँ पर हमने उनके शामिल कर दिए हैं। उपन्यासों की बात करें तो उपन्यास इनकी कंकाल, तितली, इरावती, और इरावती क्योंकि अपूर्ण है इसलिए कोष्टक में अपूर्ण भी लिख दिया। तो तीनों ये उपन्यास इनके इंपॉर्टेंट हैं, इसके अलावा कुछ ऐसा खास उपन्यास इनका नहीं है। कहानी की बात करें तो कहानी, प्रतिध्वनि, छाया, आकाशदीप और आंधी, ये इनकी प्रमुख कहानियां। ऐसे तो आप और भी हैं, मधुआ है, गुंडा है, ममता है, बट ज़्यादा मैंने बताया कि उनको आप शामिल ना करें। यहाँ सिर्फ आपको इम्पॉर्टेंट इनकी कहानी वगैरह जो है वही ही आपको शामिल करना। तो ये था जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय। दो में से कोई एक ही आपको लिखने को आएगा। आप दोनों की डिटेल्स कुछ इस प्रकार से करिए कि जैसे अगर आपको जीवन परिचय लिखना है तो 70% जीवन परिचय हो, 30% आप उसमें साहित्यिक परिचय ऐड कर सकते हैं, कोई बुराई नहीं है। यदि आपको साहित्यिक परिचय लिखना है तो 70% साहित्यिक परिचय हो और 30% आप जीवन परिचय उसमें ऐड कर सकते हैं। और कुछ लाइनें जैसे प्रतिभा संपन्न होना, और इनको हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत इन भाषाओं का ज्ञान था, तो ये कुछ लाइनें हैं जो आप प्रत्येक लेखक के साथ शामिल करके चल सकते हैं। अब लास्ट में हम एक बार जो जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय लिखते समय मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं उन पर ध्यान दे लेते हैं। तो जीवन परिचय लिखते समय जो ध्यान रखने योग्य बातें होती हैं, आइए उन पर हम चर्चा कर लेते हैं। तो पहली जो इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको ध्यान में रखना है, लिखना जरूरी है, वो है कि लेखक का जन्म कब हुआ था और जन्म स्थान यानी कि उनका जन्म कहाँ पर हुआ था। तो मैंने बताया है आपको, पूरे वीडियो में ये चर्चा करते हुए मैं आया हूँ कि जितनी ज़्यादा जानकारी आपको पता है उतना अच्छा है। आप चयन करते समय ऐसे लेखक का ही चयन करें जिसके बारे में आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी पता हो। तो यदि आपको उनकी जन्म की एग्जैक्ट तिथि, डेट के साथ पता, जैसे कि अभी हमने यहाँ पर चर्चा की थी कि जयशंकर प्रसाद जी का जन्म 30 जनवरी 1889 ईस्वी को हुआ था, तो यदि आपको ये भी पता है कि 30 जनवरी ही उनकी डेट थी जन्म की तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन यदि नहीं पता है तो आप उनकी सन जरूर लिखें कि 1889 ईस्वी में हुआ था। डेट पता है तो बहुत अच्छी बात है। और जन्म स्थान यदि आपको पता है, जन्म स्थान पता होना ही चाहिए, मुझे ऐसा लगता है कि जन्म स्थान पता होना चाहिए, क्योंकि आपका वो फ्लो बहुत अच्छा बनता है कि इनका जन्म इस तिथि को और इस स्थान में हुआ था, बहुत अच्छा फ्लो बनता है। तो इसलिए जन्म और जन्म स्थान दोनों ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये पता होना जरूरी है। इसके अलावा पिता का नाम पता होना जरूरी है, और पिता के साथ साथ माता का नाम यदि पता है तो बहुत अच्छी बात है, माता का नाम पता होना भी इंपॉर्टेंट है। बट यदि आपको पिता का नाम पता है उससे भी आपका काम चल जाएगा। साथ में यदि ऐसे भी कई लेखक होते हैं जिनकी माता पिता का जैसे ही बचपन में देहांत हो गया तो कुछ उनके संरक्षक भी रहते हैं, तो यदि संरक्षक कोई रहे हैं जिन्होंने उनका लालन पालन किया है तो उनका नाम पता होना जरूरी है। तो यानी कि उनके जीवन से संबंधित जो इंपॉर्टेंट घटनाएं हैं वो आपको पता होना जरूरी है, पिता का नाम जरूर पता होना चाहिए। आगे बात करें तो प्रारंभिक जीवन इनका कैसा रहा है, बचपन में कैसा जीवन इन्होंने गुजारा है। जैसे कि अभी हमने जयशंकर प्रसाद जी के बारे में चर्चा की कि इनकी माता पिता और बड़े भाई का इनके बचपन में ही देहांत हो गया था। तो ये कुछ इनका प्रारंभिक जीवन जब आप जीवन परिचय लिख रहे हैं तो बता दीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। तो जीवन परिचय लिखते समय आपको ये बातें ध्यान रखनी है। इसके अलावा अगर आपको उनकी शिक्षा का पता है कि इन्होंने कहाँ से क्या शिक्षा प्राप्त की, किस विद्यालय से की है प्राप्त, तो वो आपको लिखना जरूरी है। इसके अलावा आप थोड़ा सा, मैंने क्या बताया कि साहित्यिक परिचय इसमें प्रोवाइड करा सकते हैं। कैसे कि इनका साहित्यिक योगदान क्या रहा है, साहित्यिक योगदान कौन कौन सी रचनाएं ऐसी रही हैं जिनके लिए इनको पुरस्कार मिले हैं और कौन कौन सी उपलब्धियां प्राप्त हुई हैं उनको उन रचनाओं से,
मान लीजिए किसी को पद्म भूषण मिला, किसी को पद्म विभूषण मिला, किसी को मंगला प्रसाद पारितोषिक मिला, किसी को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, तो ये जो उपलब्धियां होती हैं ये आप जीवन परिचय में भी शामिल कर सकते हैं, साहित्यिक परिचय में भी शामिल कर सकते हैं। तो ये कुछ जो 20-30% चीज़ें होती वो जीवन परिचय से उठाकर आप साहित्यिक परिचय में डाल सकते हैं और साहित्यिक परिचय में से उठाकर जीवन परिचय में डाल सकते हैं, क्योंकि ये जीवन की भी घटनाएं हैं और साहित्यिक घटनाएं भी हैं, तो दोनों में ही आप शामिल कर सकते हैं। अब इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है मृत्यु और मृत्यु का स्थान, ये भी आपको पता होना चाहिए। एग्जैक्ट डेट पता है तो सोने पे सुहागा है, अन्यथा आपको सन इनकी मृत्यु की और जन्म की पता होना जरूरी है, और स्थान अगर पता है तो स्थान भी आप जरूर लिखें। तो ये सब बातें थी जो आपको जीवन परिचय लिखते समय ध्यान देनी है। आगे बात करें कि साहित्यिक परिचय लिखते समय क्या क्या ध्यान देना है। तो साहित्यिक परिचय लिखते समय जिन बातों का ध्यान रखना है, तो सबसे पहले तो आप उनकी लेखन शैली लिख दीजिए कि किस प्रकार की उनकी लेखन शैली है, और उसके अलावा उनकी भाषा क्या है, किस भाषा में इन्होंने रचनाएं लिखी हैं। कुछ हिंदी में लिख सकते हैं, इंग्लिश में भी हो सकता है इन्होंने कुछ रचनाओं का जो अनुवाद है वो इंग्लिश से हिंदी में कर दिया हो, तो ये चीज़ें भी आप शामिल कर सकते हैं। और प्रमुख विषय, जैसे कि यहाँ पर हमने बात की थी कि जयशंकर प्रसाद जी उन्होंने प्रकृति के चित्रण और जो नारी की महत्ता है उस पर ध्यान दिया है, ये इनके प्रमुख विषय रहे हैं। इसके अलावा जो प्रमुख रचनाएं, अब जैसे हमने यहाँ पर जयशंकर प्रसाद जी की कामायनी को अपने साहित्यिक परिचय में शामिल किया, क्योंकि उसके लिए इनको मंगला प्रसाद पारितोषिक सम्मान मिला। तो ये चीज़ें भी आप जिस लेखक का लिख रहे हैं, तो अगर कुछ बातें ऐसी हैं तो आप उनको शामिल करके चल सकते हैं। इसके अलावा साहित्य के विकास में किए गए प्रमुख कार्य, जैसे कि जयशंकर प्रसाद जी नागरी प्रचारणी सभा के उपाध्यक्ष थे, तो ये इनका साहित्यिक योगदान था, साहित्य के विकास के लिए किए गए कार्य थे। तो इन चीज़ों को आप किसी भी लेखक का अगर आप साहित्यिक परिचय लिख रहे हैं तो ध्यान में रखकर चलें। और इनकी प्रमुख उपलब्धियां, जैसे कि किसी लेखक को पद्म भूषण, पद्म विभूषण और ज्ञानपीठ पुरस्कार, मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार, हिंदी साहित्य सम्मेलन की किसी ने मान लीजिए अध्यक्षता की है, तो ये सब बातें इनकी प्रमुख उपलब्धियों में आप शामिल कर सकते हैं किसी भी लेखक का साहित्यिक परिचय लिखते समय। और अंत में रचनाएं जो आप लिखें, तो रचनाओं में आप ध्यान रखें, मैंने बताया है आपको कि प्रमुख प्रसिद्ध जो महत्वपूर्ण जो प्रसिद्ध रचनाएं रही हैं उन्हीं को आप लिखिए, करीबन 15 से 20। अगर आप 13 से 15 भी लिख रहे हैं तो भी कोई बुराई नहीं है, और अगर आप 15 के प्लस जा रहे हैं, 15, 16, 17, 18, 20, जैसे मान लीजिए कोई लेखक बहुत ज़्यादा आपके प्रसिद्ध हो जाते हैं, जैसे कि जयशंकर प्रसाद जी हैं, इनकी बहुत ज़्यादा रचनाएं प्रसिद्ध हुई, तो आप 20 रचनाओं तक भी लिख सकते हैं। लेकिन आपको प्रसिद्ध महत्वपूर्ण रचनाएं ही लिखनी है जो लगभग सर्वविख्यात होती हैं, सब में प्रसिद्ध होती हैं, हर किसी को जानकारी हो। तो जैसे अगर आपका जो कॉपी चेक कर रहे हैं उनको ये ना लगना चाहिए कि आपने अन्य जो इंपॉर्टेंट नहीं भी हैं वो भी आपने लिख दी हैं, और हो सकता है कि उनको उन रचनाओं का नहीं भी पता है, जैसे कम प्रसिद्ध होती हैं तो नहीं याद रहता कि ये रचना जयशंकर प्रसाद जी की है। और इस प्रकार से अगर आप लिख देते हैं तो कई बार एग्जामिनर को वो चीज़ पसंद नहीं आती है, तो ध्यान दीजिएगा कि प्रमुख रचनाएं ही लिखिएगा। तो ये बातें ही आपको ध्यान में रखकर चलनी है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ये वीडियो आपको अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल गोले का ज्ञान जीके जी को सब्सक्राइब ना किया हो तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।